डायबिटीज मेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिससे मतलब पूरी दुनिया में अक्सर लोगों को ये बीमारी हुई जाती है। ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ जो है ये बीमारी है डायबिटीज़ मेलाइटिस, और सादा अल्फाज में हम इसको शुगर बोलते हैं कि भाई फलाना को जो है शुगर की बीमारी है। डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर सबसे बड़ी निशानी क्या है? शुगर का लेवल बढ़ जाता है। शुगर इंसान के जिस्म में, खून के अंदर उसकी खास मिकदार होती है। ठीक है, शुगर कौन सा शुगर? शुगर तो बहुत सारे हैं। ग्लूकोज। जब ये शुगर का लेवल अपने लिमिट से बढ़ जाएगा तो इसको हाइपरग्लाइसीमिया भी कहा जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज भी इसको कहा जाता है। जब किसी को डायबिटीज मेलाइटिस की बीमारी लग जाती है, उस शख्स के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। वो जो बीमारी है शुगर की बीमारी, वो या तो उसके गुर्दे पर अटैक करते हैं, किडनीज पर अटैक हो जाती है, या तो इस बीमारी का जो अटैक है वो उसके आइज पर आ जाते हैं। ठीक है, या तो इसका अटैक उसके हार्ट पर आ जाता है, उसको हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी अजीब सी बीमारी है। ये आपके जिस्म के बाकी सिस्टम को जो है अटैक करते हैं जब अगर ये आ जाए। और सबसे बड़ा मसला बाज़ लोगों में, ये बीमारी जब आ जाती है तो अक्सर ऐसा ज़ख़म क्रिएट करते हैं, वो ज़ख़म ठीक नहीं होता और फिर वो उसको काटना पड़ता है। एम्प्यूटेशन उसको कहते हैं। ठीक है, उंगली है उसको जो है काटना पड़ता है। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर ये आ गए। ऐसे पेशेंट के यूरिन में आपको ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ऐसे पेशेंट को, और इसको प्यास ज़्यादा लगती है। ठीक है, इस बीमारी के जो वजूहात है, चलो आपने देख लिया कि भाई शुगर की बीमारी है, शुगर लेवल बढ़ गया। वजूहात, कॉजेस, मैंने यहां पर हेट्रोजाइगस ग्रुप लिखा हुआ है। शुगर की जो बीमारी हम और आप सुनते रहते हैं, इसकी एक फिक्स्ड, एक सिंगल क्लियर रीजन नहीं है कि भाई बस ये है, ये वजूहात है। मल्टी फैक्टर्स है। ठीक है, बहुत सारे वजूहात हैं जो कि ले जाते हैं शुगर की बीमारी की तरफ। कोई सिंगल कॉज नहीं है इसकी। मेनली हम कहते हैं वायरस भी हो सकता है, वायरस, इन्वायरमेंटल कॉजेस भी है, माहौल, आपका जो माहौल है उसमें आपने इस तरह से शेड्यूल बनाया हुआ है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपका वज़न बढ़ रहा है, आपको शुगर हो जाता है। या आपका माहौल ऐसा है, आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सो आपको बीमारी लग जाती है शुगर की। अक्सर लोग जो है बुक्स में, रिसर्च जो मैंने देखी, उसमें ये कह रहे कि ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। क्या है? जेनेटिक डिजीज़ है। मतलब ये फैमिलीज में मूव कर रही होती है, ख़ानदानी ट्रांसफ़र होती है। ग्रैंडफादर वो शुगर था, फिर उसके बच्चों में कोई एक बंदा शुगर हुआ, फिर उसके ग्रैंडसन में कोई। ठीक है, अक्सर डॉक्टर जब आपसे पूछते हैं कि यार आपकी फैमिली में किसी को शुगर तो नहीं था, ये क्यों आपसे पूछते हैं? फैमिली में फलाना बीमारी तो नहीं था, क्योंकि कुछ बीमारी फैमिली में मूव करती है। ब्लड प्रेशर भी ऐसा है जो कि फैमिली में मूव करते हैं। अक्सर फैमिलीज़ में ब्लड प्रेशर वाले लोग होते हैं, तो फिर उनके बच्चों में भी वही मसला आ जाता है। फिर सब बोलते हैं यार ये हम लोगों के अंदर है। सो यस इट इज़। लेकिन एग्जैक्टली आप अभी भी मतलब ये नहीं कह सकते कि ये बस सिर्फ ऐसे लोग जिनके फैमिलीज़ में डायबिटीज़ है बस वही डायबिटिक हो जाते हैं। हमने कुछ ऐसे केसेस देखे जिनके फैमिलीज़ में नहीं थे लेकिन वो भी डायबिटिक हो जाते हैं। सो बहुत सारे वजूहात हैं जो डायबिटीज़ की तरफ हमें लेके जाते हैं। ये अभी भी रिसर्च के
अंदर आ रहे हैं, रिसर्च पे बहुत सारा रिसर्च हो रहा होता है इसके एग्जैक्ट काज फाइंड करने के लिए। और एक और मसला ये भी है कि इसकी एग्जैक्ट इलाज भी हमारे पास नहीं है, ठीक है, इस डायबिटीज़ की। बट मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है असल में वहाँ होता क्या है। काजुस को सबको छोड़कर देखें कि असल में होता क्या है, शुगर क्यों जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम आपके लिए लिखा हुआ है। स्टमक जो है, ये लाइन जो है ये स्टमक से आएगा, ठीक है। स्टमक के बाद ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाती है। ड्यूडेनम के साथ एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज एक डुअल ऑर्गन है जो कि एंजाइम भी रिलीज करते हैं और हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है पेंक्रियाज। अगर हम इसका एंडोक्राइन पार्ट देखें तो पेंक्रियाज के अंदर दो तरह के सेल्स हैं। एक का नाम है अल्फा सेल्स, दूसरे का नाम है बीटा सेल्स। ये दो तरह के सेल्स होते हैं कहाँ पर? पेंक्रियाज के अंदर। अल्फा और बीटा सेल्स जो है ये हार्मोन्स बनाते हैं। बीटा सेल जो हार्मोन बनाते हैं उसका नाम है इंसुलिन, और अल्फा सेल क्या बनाते हैं? ये जो हार्मोन बनाते हैं उसका नाम है ग्लूकागोन। ये दो हार्मोन आ गए। इंसुलिन हार्मोन शुगर के लेवल को कम करते हैं, ग्लूकागोन शुगर के लेवल को ज्यादा करते हैं। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एज अ रिजल्ट आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है। सही। सो चूंकि आज आप लोग ये डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ रहे हैं तो डायबिटीज मेलाइटिस में मैं आपको इंसुलिन की तरफ ले आऊंगा कि इंसुलिन का जो किरदार है वो क्या है। ये रहा आपका ब्लड। खून के अंदर ग्लूकोज शामिल है। ये रहा ग्लूकोज, बहुत ज्यादा ग्लूकोज है। सही है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लूकोज। आपके ब्लड में है ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम ब्लड में कैसे कम करेंगे? अगर आप खून के बाहर आ जाएंगे तो आपको क्या नजर आएंगे? टिश्यू सेल्स नजर। ये सेल्स हैं। सेल्स इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि हमें शुगर मिल जाए। ग्लूकोज सेल्स का फ्यूल है, एनर्जी है। सेल्स के अंदर जो काम हो रहे हैं वो सारा ग्लूकोज की वजह से होगी। एनर्जी जो है जनरेट नहीं होगी। सो सबसे पहले हमने करना क्या है? हमने ग्लूकोज को ब्लड से उठाना है। कहां पर लाना है? उसको सेल के अंदर लाना है। ठीक है। सेल के अंदर आकर फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक स्टार्ट हो जाएगी। वो जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि इस तरह ग्लूकोज की तोड़फोड़ होती है, एनर्जी प्रोडक्शन होती है, एंड सो ऑन। इस वक्त हम वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ग्लूकोज जब सेल के अंदर आएगा तो इधर ब्लड में उसका लेवल कम हो जाएगा। ठीक है। यहां पर जो ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा, सेल के अंदर आने के लिए सेल के ऊपर क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर्स लगे होते हैं। रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स ग्लूकोज को सेल के अंदर आने में मदद देगा। कैसे? जब इंसुलिन, ये जो इंसुलिन है ये आपके खून में शामिल होकर, ये आपके खून में शामिल होकर कहां पर आ जाएगा? रिसेप्टर पर आएगा। यहां जब इंसुलिन इस रिसेप्टर पर आएगा, सेल के रिसेप्टर पर आएगा, तो इंसुलिन वो गेट खोल देगा जिसकी मदद से ग्लूकोज अंदर आएगी। ये इंसुलिन का कितना बड़ा किरदार है। जरा एक बार जरा सोच लीजिए, अगर ये इंसुलिन नहीं रहा, ठीक है, तो रिसेप्टर पे इंसुलिन अटैच नहीं होगा, गेट ओपन नहीं होएगा। गेट ओपन नहीं होएगा, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं आएगा। सही। तो ये इंसुलिन का किरदार है। अब ये तो नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन डायबिटीज मेलाइटिस में यहां पर शुगर का लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजूहात में से एक वजह इंसुलिन का ना होना भी है। ठीक है। इंसुलिन उसमें नहीं होते, इसीलिए शुगर हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स। शुगर जो से आप लोग सुनते हैं, शुगर के कई सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि डायबिटीज का जो जीन है, जीन फॉर डायबिटीज जो है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर मौजूद है। क्रोमोसोम नंबर 11 पर इस
बीमारी का जीन मौजूद है। सही है। आमतौर पर ये जीन अपने नॉर्मल शक्ल में होगा तो उसको शुगर नहीं लगेगी, और यही जीन जब उसमें अंदर चेंजेस आएगी, म्यूटेशन आएगी, तब ये शुगर की तरफ हमें लेके जाएगा। ठीक है। तो आप लोग ये ना समझना कि यार ये किस तरह का जीन है जो बीमारी का जीन है और हमारे क्रोमोसोम के ऊपर है। ये जीन हर एक के क्रोमोसोम पर है, लेकिन जब इसकी शेप चेंज हो जाएगी तब ये हमें प्रॉब्लम हमें दे देगा, क्रिएट करेगा। सो डायबिटीज के जो टाइप्स है हमारे बुक के हिसाब से, ठीक है, आपके बुक के हिसाब से 3 है। नंबर 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, IDDM। दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, इसको हम लोग N लिखेंगे, फिर उसके साथ IDDM लिखेंगे। और एक है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस MODY। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है कि यहां पर बीटा सेल्स जो है, पेंक्रियाज के अंदर कौन से सेल्स हैं? बीटा सेल्स हैं। बीटा सेल्स क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। भाई जब बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंसुलिन आएगी, इंसुलिन नहीं आएगी तो प्रॉब्लम क्या होगा? शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। पेंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स है वो क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? देयर आर वन कॉज फॉर दिस, वो है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये है, आप लोगों ने एंटीबॉडीज का तो नाम सुना होगा। एंटीबॉडीज आमतौर पर जो है वो वायरस बैक्टीरिया के लिए है, उस पर अटैक करने के लिए, आपका जिस्म का दिफा है। कभी कभी आपका अपना जिस्म एंटीबॉडीज बना लेता है आपके अपने ही जिस्म के हिस्से को अटैक करने के लिए। दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। आपकी जिस्म एंटीबॉडीज बना लेता है किसके अगेंस्ट? पेंक्रियास के अगेंस्ट। पेंक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स है उस पर अटैक हो जाता है। सम टाइम वायरस ये काम कर लेता है, वायरस ये वाला काम कर लेता है, उसकी वजह से कुछ एंटीबॉडीज आ जाती है और वो एंटीबॉडीज आपके पेंक्रियास को अटैक करते हैं। बहरहाल जो भी हो, टाइप 1, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टाइप 1, राइट? टाइप 1 में आपका पेंक्रियास जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। ये बीमारी मोस्टली आपको मिलेगी बिफोर 40 ईयर्स, 40 साल से पहले यंग हजरात में, ठीक है, हो जाती, हो सकती है मोस्टली बिफोर 40। इस बीमारी में मोस्टली मोटापा नहीं होता। जिन लोगों का वजन बढ़ जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, मोस्ट उन लोगों में नहीं होता। टाइप 1 पतला सा शख्स होगा, उसका पेट में चर्बी भी नहीं होगी, लेकिन उसको भी ये शुगर वाली बीमारी लग सकती है, वो मोस्टली टाइप 1 होगी, मोस्टली टाइप 1। सो इसका इलाज क्या है? क्योंकि इंसुलिन नहीं है तो इसका इलाज ये है, इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका जो इलाज है वो ये है कि आप ऐसे शख्स को बाहर से इंसुलिन लगा दे। इंसुलिन की इंजेक्शन आते हैं वो आप लगा दें, ठीक है, चलता रहेगा, वो एक एक इंजेक्शन लगाता रहेगा और कुछ टैबलेट्स भी उसको देंगे, गुजारा होएगा उसका, ठीक है। बस बाज़ लोगों में वो 15 साल तक भी काम करेंगे अगर वो अपने सेहत का ख्याल रखेगा, ठीक है। बस ये जिसको लग जाए बीमारी, इट इज़ अ बैड न्यूज़, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इस डिज़ीज़ को जो है बिल्कुल लाइट लेते हैं, वो अपना एक्सरसाइज करते हैं, अपना लाइफ एंजॉय करते हैं और काफ़ी हद तक वो उस बीमारी पर कंट्रोल लाते हैं। यस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, इसको बोलते हैं टाइप 2। ये जनाब आपके पास कौन सी बीमारी है? दिस इज कॉल्ड एज टाइप 2। ये बीमारी जो है ना मोस्टली फैट्स, चर्बी जब आपकी बॉडी में ज्यादा आ जाती है तब उसकी वजह से भी होती है, खासकर बेली फैट्स, ठीक है। चर्बी भी दो तरह की होती है, एक है मेगा 3, वो यूजफुल चर्बी है, एक ये जो पेट वाली जो चर्बी है ना, ये बहुत ही हार्मफुल चर्बी है। ये पेट वाली चर्बी जो है ये डायबिटीज टाइप 2 कॉज कर सकती है।
इसके अलावा डायबिटीज टाइप 2 में इधर क्या लिखा हुआ है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। यह बीमारी इंसुलिन का मोहताज नहीं है, जैसे कि वो इंसुलिन का मोहताज है ना, इंसुलिन खत्म हो जाते हैं। यह बीमारी इंसुलिन का मोहताज नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस बीमारी में आपका जो ब्लड है, पेंक्रियाज तकरीबन थोड़े बहुत सही सलामत है, थोड़े बहुत इंसुलिन वो रिलीज कर रहे हैं, इंसुलिन मौजूद है। जरा फर्क देख ले, इधर इंसुलिन नहीं था, पेंक्रियाज डिस्ट्रॉयड, इधर इंसुलिन है, पेंक्रियाज है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यहां पर हमने क्या कहा था कि ब्लड के बाहर क्या है, सेल्स है, और सेल के ऊपर क्या है, रिसेप्टर्स होते हैं। यहां पर इस केस में रिसेप्टर की सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर ये कम हो जाती है। रिसेप्टर है ही नहीं, या एबनॉर्मल रिसेप्टर है, वो इंसुलिन को पहचानती ही नहीं है। ओह, मैं आपको नहीं जानता, इंसुलिन बेचारा कह रहे यार मैं इंसुलिन हूं, मैं आ जाऊं ग्लूकोज का अंदर, तो मैं आपको जानता ही नहीं। असल में जब तक ये रिसेप्टर सही ओरिजिनल रिसेप्टर नहीं होगा, इसके साथ इंसुलिन अटैच बिल्कुल भी नहीं होगा। इंसुलिन अटैच नहीं होगा तो ग्लूकोज तो अंदर नहीं आएगा। तो इस बार हमारे पास यहां वहां बहुत सारा इंसुलिन है, बट उस इंसुलिन को सेल के रिसेप्टर पहचान ही नहीं रहे हैं। इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी खत्म होना। जब सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो वो रिसेप्टर क्या करेंगे, वो इंसुलिन को पहचान जाएंगे ना। तो टाइप 2 में इंसुलिन मौजूद है, फिर भी बंदे का शुगर बढ़ जाता है। उसकी वजह यह सेंसिटिविटी कम हो जाती है। ये जो बीमारी है ये मोस्टली आफ्टर 40 आ जाती है। ठीक है, 40 आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 साल के बाद बस ये स्टार्ट हो जाती है मोस्टली लोगों में। खासकर ऐसे लोग जो अपना ख्याल नहीं रखते हैं अपना डाइट का। इसी तरह थर्ड जो है उसका नाम है, अच्छा इसका इलाज ये नहीं है कि आप इंसुलिन दें, इसमें उसको कुछ टैबलेट्स देते हैं। वो टैबलेट्स इस रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को थोड़ी बहुत बढ़ा देते हैं बस, मतलब इसीलिए तो ये इट इज कॉल्ड एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इट डज नॉट नीड इंसुलिन, बट इसको इंसुलिन चाहिए। शुगर की बीमारी का पेशेंट जब भी आपको मिले तो आप उसको आंखें बंद करके उसका इलाज नहीं कर सकते। आपको पूछना होगा कि वो टाइप 1 है या टाइप 2 है। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपको एक बूढ़ा शख्स मिले, 40 साल से ओवर मिले, तो आपके जहन में आ जाएगा कि यार ये टाइप 1 हो सकता है या टाइप 2 हो सकता है। मोस्टली मोटे मोटे जो लोग होंगे उस भी आपको शक होगा यार इसको टाइप 2 हो सकता है। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस, मोडी, ये बीमारी क्या है? अगर ये टाइप 2 वाली बीमारी आमतौर पर कब होती है? आफ्टर 40। अगर ये बीमारी बिफोर 40 यानी ये यंग एज में आ जाए, किसमें? यंग एज में। अगर ये वाली बीमारी किसी में यंग एज में आ जाए तो टाइप 2 का नाम हो जाएगा मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस। ये कभी कभी यंग लोगों में आ जाती है। वजह, यंग लोगों के अंदर एक जीन है, वो जीन जो है वो म्यूटेट हो जाता है। कौन सा जीन है? ग्लूकोकाइनेज जीन। ये ग्लूकोकाइनेज जीन क्या है? ये वो जीन है जो हमें एक एंजाइम देता है। एंजाइम का नाम है ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम करता क्या है? ये जनाब ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। जब तक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा, इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। जरा सोचिए, अगर ये जीन नहीं है, ग्लूकोकाइनेज का जीन नहीं है, तो ये एंजाइम बनेगा? एंजाइम जब नहीं बनेगा तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा और इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। एज अ रिजल्ट एक बार फिर से ग्लूकोज का लेवल
बढ़ जाएगा। इसकी तोड़फोड़ नहीं हो रही तो बढ़ जाएंगे। इसीलिए फिर इस बीमारी का नाम होगा मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस। एक और भी जो आपके कोर्स में नहीं है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज। प्रेगनेंसी के दौरान औरत को जो है शुगर लग जाते तो बस वो एक आर्जी है, 1 महीना है, 2 महीने है, ठीक है। उसके बाद वो जैसी डिलीवरी हो जाती है वापस सेट हो जाता है। सो मेनली ये 3 जो है ये टाइप्स हैं। आप लोगों ने करना क्या है, बीइंग विशाल के इसको समझने के बाद याद रखिएगा शुगर के वजूहात एक नहीं है, बहुत सारे वजूहात हैं। आपने सबको जहन में रखना होगा। द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस डिजीज, इसको अवॉइड करने का सबसे बड़ा तरीका, अच्छा तरीका ये है कि अपने आप को रिलैक्स रखिए, ठीक है। दुनिया के अंदर जितने भी मसले और मसाइल हैं ये आपके हाथ में नहीं है कि आप हर चीज़ में आप सोच रहे कि यार ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। थोड़ा अपने आप को कूल रखें। आप अपनी तरफ से मेहनत करें, ठीक है, लेकिन अपने को कूल रखें। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने के हर चीज़ का, यार ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये बात है, कूल। सेकेंड, जितना आपसे हो सके एक्सरसाइज लाजमी क्या करें। वॉक की शक्ल में है, राइट, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, जो भी है डू इट। आजकल व्हाट्सएप आया हुआ है, फेसबुक है, मोबाइल पे कितना, ये चीज़ों ने जो है ना इन चीज़ों ने हमें काफ़ी हद तक जो है रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। छोड़ दो इसको, ठीक है, यूज़ करो बट ज़्यादा टाइम इसको ना दे। ग्राउंड आ जाइए, प्ले ग्राउंड में आ जाइए, वहाँ पर खेलते जाइए, खुद भी मुस्कुराइए, दूसरों को भी स्माइल दो। 1 और स्पोर्ट्स के अंदर आकर जो है आप लोग अपने एक अच्छा लाइफ बना सकते हैं, ठीक है। और ये बातें आप दूसरों को भी कर ले। सी यू in the next topic, inshallah.